नमस्कार, हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। ये मंच आपका है, आपके सवालों का है, आपके मुद्दों का है, क्योंकि हम आपके जरिए, आपकी आवाज के जरिए आपके सवालों को लेकर जाते हैं उन तमाम बड़े लोगों तक जो इस देश के भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मंच आपका है और इसीलिए आप अपने सवाल जरूर पूछें। हम तो पूछेंगे। आज दो बड़े मुद्दे हैं हम तो पूछेंगे में। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक हो रही है। ये पहली बार हो रहा है बीते 16 महीनों में कि संघ की समन्वय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री खुद तो नहीं पहुंचे, लेकिन पूरी पार्टी और पूरी कैबिनेट के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे। कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। विपक्ष को यह कहने का मौका मिला कि दरअसल ये बीजेपी की सरकार नहीं, संघ की सरकार है। संघ के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का रिमोट है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बात। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे अगले आधे घंटे में। और आज 8:30 बजे में बहस उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की एक चिंता पर। दरअसल ये चिंता है या राजनीति, इस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। मुसलमानों पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार को नसीहत दी कि सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत वो मुसलमानों के विकास में कोताही ना करें। उनके इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। विरोधी यहां तक कह रहे हैं, संघ परिवार से जुड़े संगठन यहां तक कह रहे हैं कि ये उपराष्ट्रपति का नहीं, एक राजनीतिक का बयान है। रात 8:30 बजे में इसी मुद्दे पर चर्चा। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, संगम रिटर्न्स। बैठक हमारी पहले भी चलती ही थी, अभी भी होती है। हमारा विचार परिवार है। आपस में हम राष्ट्रीय मुद्दे पर बैठते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास हो रहा है। इसमें न सरकार का किसी प्रकार का समीक्षा हो रहा है वगैरह हो रहा है करके लोग जो न पतंगे उड़ाने का काम कर रहे हैं, इतना जल्दबाजी ना दिखाए। दिल्ली में शुरू हुई 3 दिनों की संघ बीजेपी की समन्वय बैठक। 3 दिनों तक चलेगा मंथन। शुक्रवार को इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। आज यहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री आए। कैमरे पर बीजेपी के नेता मना कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो 1 रैंक 1 पेंशन पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ संघ ने अलग से बैठक की। संघ चाहता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाया जाए। सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव, सरकार के कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर संघ और बीजेपी में बातचीत हुई। सूत्रों के ही मुताबिक वीएचपी ने भी राम मंदिर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। अब बीजेपी भले ही इनकार करे, लेकिन विपक्ष के अपने आरोप हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार को चला ही रही है आरएसएस और बीएचपी पीछे से। इस सरकार की नीतियां और इस संगठन की नीतियों में कोई फर्क तो नहीं है। हम तो पूछेंगे, क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के पास है? तो एक बार फिर से सुनिए हमारा सवाल और दीजिए हमारे एसएमएस के जरिए हमारे सवाल के जवाब कि क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के पास है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। 51818 51818 पर एसएमएस करें। इसके साथ ही #HTP और #संगम रिटर्न्स का इस्तेमाल कर भी आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। इस खबर से जुड़ी हुई आपकी राय और सवाल को इस कार्यक्रम में शुमार करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। और अब बार तमाम उन मेहमानों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। माफ करिएगा, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। आरएसएस के विचारक हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से। और सबको जैसा कि पता है कि पहले 60 सेकेंड अनइंटरप्टेड और उसके बाद डिबेट हम शुरू करेंगे। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी अगर संघ की समन्वय बैठक में जाती है तो आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं
यहां तक बात कहते हैं कि आज बैन लगाने का वक्त आ गया है संघ पर, क्योंकि ये एक राजनीतिक शख्सियत का घटक है, राजनीतिक शख्सियत वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी दखल रखता है। कांग्रेस भी इसी अंदाज में बात करती है कि समझ में आ गया कि दरअसल रिमोट किसके पास है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं। परंतु हमारा संबंध किस प्रकार का है? रिमोट तो एक रोबोट को कंट्रोल करता है, यानी एक व्यक्ति को योग्यता के बगैर स्थापित किया जाता, संचालित करने के लिए संघ का संबंध ऐसा है जहां से संगठन संस्कार की प्रेरणा लेकर आप खड़े होते हैं। जैसे आपके माता पिता से आप प्रेरणा लेते हैं, माता पिता आपको नियंत्रित नहीं करते, संस्कार देकर कार्य करने के लिए छोड़ देते हैं और वह नैसर्गिक नेतृत्व खड़ा करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में यदि कोई दो नेता ऐसे हुए हैं जो कि विरासत के बगैर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जो कि संघ के स्वयंसेवक थे। इसके अलावा किसी पार्टी में बगैर राजनीतिक विरासत के कोई नेतृत्व क्यों नहीं खड़ा हो पाया? यह संघ की निष्ठा और जो प्रेरणा मिलती है उसका प्रतीक। शुक्रिया। 60 सेकंड पूरे हुए। अखिलेश प्रताप सिंह, इनकी बातों का तो आप जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अगले 60 सेकंड में इस बात को भी समझाएं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इनकार नहीं किया कि संघ से उनका रिश्ता नहीं है। संघ ने कभी भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार का हिस्सा ना माना। हम सब जानते हैं, हम सब जानते थे 2014 के चुनावों के पहले कि अगर हम नरेंद्र मोदी को जो भी व्यक्ति वोट दे रहा है वो कहीं ना कहीं संघ के द्वारा नामित, चिन्हित, पहचान किए गए एक व्यक्ति को वोट देने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस आज इस मुद्दे को क्यों तूल दे रही है? अखिलेश प्रताप सिंह। सुमित जी, एक राजनीतिक दल होता है, वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है, वो जीतता है, उसकी सरकार बनती है। उस राजनीतिक दल को अधिकार होता है कि अपनी सरकार के मुखिया के, सरकार के सदस्यों को अपनी नीतियों के लिए तलब करे, बुलावे, परिवर्तन करे। लेकिन एक वो दल जो इस देश के संविधान के तहत उसकी प्रक्रियाएं न हो, वो दल जो हिंसक, कट्टर, जहां लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, एक वो संगठन जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जब वो सत्ता को कंट्रोल करने लगता है और उस राजनीतिक दल को कंट्रोल करता है जिसकी सरकार है, तब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आज क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? इसलिए कि आरएसएस में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, इसका अतीत दागदार है, इसके यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। कैसे ही इनके यहाँ फंक्शंस होते हैं, कौन इलेक्ट होता है, कौन मेंबर होता है, कैसे चुनाव होते हैं, किसी को पता नहीं। अखिलेश जी, 60 सेकंड पूरे हो गए। मैं आऊंगा आपके पास डिबेट के, जब हम सबके पास एक एक बार बारी हो जाएगी। मैं चाहूंगा यहाँ पर इस वक्त संजीव उनियाल साहब को शामिल करूँ। संजीव साहब, 60 सेकंड अगले आपके हैं। आपने अखिलेश प्रताप सिंह की बातें सुनी, आपने तमाम दिन भर में रिएक्शंस भी देखे होंगे जो बीजेपी और संघ के विरोधियों के आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इतना सा है, क्यों ज़रूरी है संघ को अपनी ताकत दिखाना? संघ सरसंघ चालक का दिल्ली आकर तमाम कैबिनेट को अपने सामने खड़ा कर देना क्यों ज़रूरी है? क्या इससे इंप्रेशन नहीं जा रहा कि वाकई में संघ इस सरकार को, इस पार्टी को चला रहा है? संजीव उनियाल। हाँ, देखिए अवस्थी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या ये जो बैठक, समन्वय बैठक जिसको ये लोग बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ देख रहे हैं, क्या ये पिछले 60 वर्षों में नहीं हुई? लगातार ये बैठक 2 या 3 वर्षों में 15 संगठनों की समन्वय बैठक, 93 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित हैं। समाज के अलग अलग हम कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राजनीति भी एक उसका क्षेत्र है। अगर राजनीतिक दल विद्यार्थी परिषद के साथ, अध्यापक परिषद के साथ, अधिवक्ता परिषद के साथ अगर वो यहां आते हैं, जो कि पिछले 60 वर्षों से लगातार होता जाता है, तो ये खबर क्यों नहीं बनती? सेकंड, जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो चाणक्य ने कही है, यस्य नास्ति स्वं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याय विहीनस्य दर्पणा किम।
कुनियाल साहब, माफी चाहता हूं, आपके 60 सेकंड पूरे हुए, दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब एक कमेंट जरूर चाहूंगा मनोज झा का। कमाल फारूकी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव फाउंडर मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मनोज झा, ये 60 सेकंड आपके हैं। ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते थे समन्वय बैठक में, नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं समन्वय बैठक में परसों के दिन। आज क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सुमित जी, क्या भूलूं क्या याद करूं? 1900 नाजी दौर की निकटता से शुरू करूं या 1948 की 30 जनवरी की बात करूं या अभी रोहिणी सलियान के खुलासे की बात करूं कि किस प्रकार आतंकवाद पर मेरी सरकार का दोहरा रवैया आया, एक आतंकवाद प्रिय और एक आतंकवाद अप्रिय। प्रस्तावना जो संविधान की है उसकी पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो संप्रभुता की बात करता है, सार्वभौमिकता की बात करता है। संप्रभुता नागपुर में संघ के दरवाजे पर अगर आप गिरवी रख रहे हैं तो आप ये तय कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो आम आवाम चाहती है वो तय नहीं होगा। जो सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक सोच आरएसएस की है, जो कट्टर है, वर्णवादी है, समावेशी नहीं है, आप उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये एक खतरनाक संकेत है और मैं समझता हूं कि हमें नाजीवाद की पुनरावृत्ति की ओर ले जाता है। चलिए मनोज जी 60 सेकंड पूरे हुए, मैं लौटूंगा आपके पास। कमाल फारूकी, ये 60 सेकंड आपके हैं। क्या कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस बात से इनकार किया कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं? क्यों आज तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों को दिक्कत हो रही है संघ की समन्वय बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों के जाने पर? कमाल फारूकी के साथ सिग्नल टूट गया है, मैं दोबारा उनके पास आऊंगा, लेकिन हम डिबेट। कमाल फारूकी जी, आप हेलो कमाल जी, आपको सुनाई दिया मेरा सवाल? बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। मुझे आपका सवाल सुनाई दिया था, मैं बोल सकता हूं? जी बोलिए, 60 सेकंड शुरू। देखिए, आरएसएस का जहां तक ताल्लुक है, आरएसएस का आरएसएस के ताल्लुक से हर आदमी जानता है कि उनकी क्या पॉलिसी है, किस तरह की वो उनकी नियत है, किस तरह की उनकी नीति है। 1921 से लेकर अभी तक जो कुछ भी उनकी पॉलिसी रही है, हद तो यह है कि मसे कि उन्होंने कभी तिरंगे तक को एक्सेप्ट नहीं किया था। जो पूरा उनका जो प्री पार्टीशन और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद जो उनका रवैया रहा है, खास तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए और मसे के दबे कुचले लोगों के लिए, हर आदमी जानता है इस बात को। वो आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको अपने तौर पर काम करने का पूरा अधिकार है, इख्तियार है, जब तक वो कानून के दायरे में रहें। लेकिन जो गवर्नमेंट चल रही है, जब गवर्नमेंट के मंत्री बाकायदा उनके दरबार में हाजिरी देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सरकार को चलाने का असल काम वो कर रहे हैं। और अब उन्होंने तो 2 काम और कर दिए हैं, अपने बाकायदा इंपॉर्टेंट लोग बाग जो हैं, बाकायदा चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी उन्होंने बना दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये आरएसएस की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत नहीं है, और कोई डिफरेंस करने की। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आप ही से शुरू करता हूं डिबेट की। हम लोगों ने, हिंदुस्तान की आम जनता ने जिन 282 लोगों को चुना, क्या वो आरएसएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे? क्या आरएसएस चुनावी मैदान में थी? आखिरकार क्यों वो हिंदुस्तान की जनता के साथ आज गलत काम हो रहा है कि उनके चुने हुए लोग किसी और के पास जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, उनसे हुक्म ले रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी। हमने आज तक कभी भी संघ के साथ अपने संबंधों के बारे में अस्पष्ट बात नहीं बोली। 1980 में भाजपा बनी ही इसी आधार पर थी, मगर किसी राजनीतिक निर्णय में संघ का हस्तक्षेप नहीं होता है। हां, हमारे अधिकांश नेता संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, और संघ क्या है जरा इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं एक वाक्य में कहूंगा, आज मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज्यादा स्कूल हैं? तो विद्या भारती, जिसके 25,000 स्कूल हैं। पूरे विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं जिसके एक के 25,000 स्कूल हो। सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा यदि आरएसएस चुनाव लड़ लेता। एक मिनट, मेरी बात पूरी करने दी। इनमें कोई राजनीतिक मैं बात नहीं कर रहा हूं। एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्राइबल एरिया में काम कर रहा है अदर देन क्रिश्चियन मिशनरीज, तो वनवासी कल्याण आश्रम। धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बात कर रहा हूं, क्योंकि आज राजनीति के में से जुड़ के आपके सो कॉल्ड सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के पास तमाम पॉलिटिशियंस मौजूद थे, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप मुझे इसका उत्तर, मतलब वाक्य पूरा होने दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन कौन है? विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ,
सेवा भारती, यानी अगर आप इस पूरे एक्सपेंस को देखें तो आरएसएस के लगभग 3,500 प्रचारक हैं और जिसमें भाजपा में केवल 50 या 60 हैं। तो उस एक्सपेंस में जो आरएसएस काम कर रहा है उसमें पॉलिटिक्स कितना मिनिस्क्यूल है, कितना छोटा, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। मगर दुर्भाग्य यह है कि हमेशा एक राजनीतिक चश्मे से उसे देखा जाता है और एक विराट स्वरूप जिसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 62 के युद्ध में और लाल बहादुर शास्त्री ने 65 के युद्ध में एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी 1966 को आरएसएस को गणतंत्र दिवस परेड तक में इनवाइट किया। तो उन सारी चीजों को न रख के एक पक्षीय नकारात्मक, मुझे तो वही भी दिन याद है संजीव उनियाल साहब, जब सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया था और इस शर्त पर प्रतिबंध हटा था आरएसएस पर से कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। तो आज की तारीख में पूरी की पूरी कैबिनेट क्यों चली जाती है सरसंघचालक के पास? उनियाल साहब देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि आपको पूरे संसार में हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग मिलेंगी, कपड़े की, जमीन की, पेड़ की, परंतु व्यक्ति निर्माण का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है पूरे संसार में, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को लगाता है, व्यक्ति निर्माण करता है और फिर विविध संगठनों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है। राजनीतिक दल भी एक समाज का हिस्सा है, तो यही देखते हुए दिमाग में राजनीतिक दल में भी अपने स्वयंसेवक हैं। उन स्वयंसेवकों की एक समन्वय बैठक करना, एक समन्वय, आपस में समन्वय, हर जगह हर डिस्प्यूट, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट है, वो समन्वय ना होने की वजह से है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि निरंतर धारा की तरह चल रहा है, अगर वो अखिलेश प्रताप सिंह हंस रहे हैं, तो ये बताता है आपकी बात का जवाब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी अपने आप में वहां। मेरा हालांकि मन कर रहा है कि मैं टोकूं बीच में आपको, लेकिन मैं नहीं टोक रहा हूं। अखिलेश जी, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुमित जी, अभी तारीफ कर रहे हैं हमारे बीजेपी और आरएसएस के साथी आरएसएस का कि मनुष्य मानव निर्माण करता है। कौन सा मानव निर्माण करता है? कभी इस पे विचार किया? वो मानव निर्माण करता है जिसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इनके यहाँ क्या मेंबरशिप होती है? ब्लैक एंड व्हाइट में होती है? कोई लिखा पढ़ी में होती है? इनके यहाँ प्रक्रिया क्या है उस श्रृंखला के जो सरसंघचालक तक पहुंचते हैं? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? लोकतंत्र है क्या? अखिलेश जी, धर्म मैं आपको पंथ बताना चाहता हूं है? कि बहुत से इश्यूज हैं। जो एक सेकंड, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, मैं बीच में बोला, मुझे पता है कि सच्चाई नहीं, यही है आपके संगठन की पहचान। आज हमारा यही है आपके संगठन की पहचान। आप दूसरों की नहीं सुन सकते। मैंने एक सेकंड, यही है हिटलर शाही, यही है हिटलर। देखिए आपने अपना परिचय दे दिया, उनियाल साहब, आपने अपना परिचय दे दिया, सेकंड दीजिए, खामोश रहे, अखिलेश खामोश रहे, आपने 30 अपना सेकंड परिचय दीजिए, दे दिया। जवाब लूंगा आप लोगों से। हिटलर शाही, एक सेकंड सुमित जी मेरी बात होने दें। यही है पहचान आरएसएस की कि दूसरे की अभिव्यक्ति की आजादी आरएसएस में नहीं है। एक व्यक्ति सब कुछ चलाता है, बैठक कर रहे हैं वहां न किसी के आने। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां न लोकतंत्र है, न अभिव्यक्ति की आजादी है, न धर्म पर निरपेक्षता है, न पंथ निरपेक्षता है, तानाशाही, ये तो आपके मन में जो शंका है आरएसएस को लेकर, वो आप गिना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सुनिए ना, मेरा सवाल का जवाब दीजिए अखिलेश जी। तो उसकी सूची होती है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नागपुर से बीजेपी जुड़ी हुई है, बीजेपी ने कभी इनकार नहीं किया। संघ और बीजेपी में रिश्ता है, कभी इनकार नहीं किया। तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने इसको जानते हुए 282 सीटें दी। फिर क्यों दिक्कत है? अगर आज मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत अमित शाह की मुलाकात होती है तो अखिलेश प्रताप सिंह को क्यों दिक्कत है? हाँ, इसलिए दिक्कत है कि अगर कोई चीज कहीं मिल गई, किसी को प्राप्त हो गया, लेकिन वो हिंदुस्तान के मानकों और संविधान के अनुरूप नहीं है, तो हमें आपत्ति है। आप कौन होते हैं? सत्ता आपको मिली बीजेपी, संविधान के किस नियम के उल्लंघन हो रहा है? संविधान के किस नियम का उल्लंघन हो रहा है? हाँ, क्योंकि वो जवाबदेह हैं क्या? वो आ जाए पॉलिटिक्स में, वो जवाबदेह हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी वो बनती है उनकी। सारा पावर चाहिए विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाह रहे हैं। कमाल फारूकी में आता हूं। ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जब आप पावर एंजॉय करेंगे तो आपकी जवाबदेही बनेगी। जब पावर एंजॉय करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बतना रहना चाहते हैं और पावर एंजॉय करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। अखिलेश जी की बात का मैं 2 बिंदुओं में जवाब दूंगा। आपने कहा कि आरएसएस की मेंबरशिप नहीं होती, बिल्कुल सही बात है।
आप कांग्रेस की मेंबरशिप कागज पे नोट लेके बनते हैं, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं कागज से, पर क्या परिवार के अपनी सदस्यता के लिए आप कोई कागज ज्वाइन करते हैं? नहीं, वो आपके संस्कारों विचारों में स्वतः निहित होती है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि साहब कोई पद नहीं है, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से कि आजादी के समय जब कांग्रेस में निर्णय हो रहा था, महात्मा गांधी क्या पदाधिकारी थे या कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये बताइए। पट्टाभी सीतारमैया के समय महात्मा गांधी क्या अध्यक्ष थे? वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? तब आप सम्मान करते थे कि नहीं? क्योंकि वो नैतिक मूल्यों का अधिष्ठान था जिससे आप प्रेरणा लेते थे। ये सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से राजनीति में रही है। मगर आप अपने बारे में तो पैमाना दूसरा नाम लेके तरो आप। अरे भाई, मैं जो आपकी बात कही वस्तुतः मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी का नाम का हम भी सम्मान करते हैं, संघ के प्राधिकरण में महात्मा गांधी का भी नाम है, पर जो आपने कहा कि नहीं साहब पोजीशन लेकर ही हम कर सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कुछ प्रेरणास्पद चीजें होती हैं जो बगैर पोजीशन महात्मा गांधी की हत्या से भी आपका नाम जुड़ा है, वो भी कंट्रोवर्सी हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या के भी आरोप आप पे लगे थे। जी मनोज जी बोलिए। मनोज जी नहीं सुमित जी, मैं सिर्फ इस पूरे बहस को, आप बार बार पूछ रहे थे कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत मेरे बेचारे संविधान की है और किसी की नहीं, किसी के विधान की नहीं। संघ के विधान से चलाना चाहे तो रेफरेंडम ले ले देश में कि संविधान को खारिज कर दीजिए, लेकिन चूंकि देश में संघ का विधान नहीं है, संविधान है, तो संविधान के हिसाब से चलना होगा। और संविधान में आप शपथ लेते हैं संविधान की, आपकी ये पूरी कार्यशैली, जब आप एक सांस्कृतिक तथाकथित सामाजिक, मनोज जी आप लोग सत्ता में रहे दिल्ली में, यूपीए 1 में आप संघ को बंद कर देते अगर संघ संविधान के मुताबिक नहीं है तो। नहीं, एक मिनट, संघ पर प्रतिबंध लगा देते आप। मैं वो नहीं, सुमित जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जो कह रहा हूं कि संविधान में है वी द पीपल। आप एक सरकार अगर अपनी सार्वभौमिकता नागपुर के दरवाजे पर रख रही है तो वो लोगों में रेफरेंडम करवा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरजेडी की पार्टी लालू यादव कहां से चलती है, कांग्रेस की पार्टी सोनिया गांधी कहां से चलती है? सुमित जी कम से कम लालू यादव जी और सोनिया जी चुनाव लड़ते हैं। सुमित जी एक मिनट, जिनका आप नाम ले रहे हैं आरजेडी की पार्टी चाहे सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं आप, ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम में और जवाब दे हैं, ये जनता को जवाब देते हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, आरएसएस की है क्या? मनोज जी बात, एक गंभीर बहस को हमने नहीं, मैं सिर्फ एक, श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार का नाम लिया जाता है, ये रिएक्शन इतना रिस्पॉन्सिव और इतना अटैकिंग हो जाता है, ये एक दुर्भाग्य है। मैं सिर्फ एक बात बड़े आदर के साथ मनोज जी और अखिलेश जी के सामने एक बात कहना चाहूंगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मोहन भागवत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं समझ पाएंगे। मनोज झा को बात पूरी करने दें। आपसे पुनियाल साहब एक आपके चैनल के माध्यम से मनोज झा एक बार अपनी बात पूरी करने कमाल फारूकी से कहिए मोहन भागवत जी भाजपा के अखिलेश जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा लगेगा। अगर आपको वो ठीक ना लगे तो आप दोबारा मनोज झा सुमित जी पर आके आपको सुमित जी बस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बस 30 सेकंड बोलूंगा। बोलिए सुमित जी बस 30 सेकंड बोलूंगा। यहां भी एक आप फर्क देख लीजिए, सुधांशु जी उतने गैर शालीन नहीं हो रहे हैं, वो किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। ये असहिष्णुता का बीज बोते हैं जिसके प्रतिबिंब हैं संजीव जी। आप समाज को काट करके, हम एक बार बढ़ चुके, कितनी बार कट चुके, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क का? संविधान से चलने दीजिए देश को। और मैं मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि मैंडेट मोदी जी को, कि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप चुप रहे। किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं आप? कमाल फारूकी आर्टिकल की प्रस्तावना की बात, पुनियाल साहब किस allow me or not? इट इज नॉट वी द कमाल फारूकी बोलिए, कमाल फारूकी जी बोलिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक बार सब लोग बारी बारी से इंतजार करें। कमाल फारूकी आपका अंडरस्टैंड योर कॉन्स्टिट्यूशन। कमाल फारूकी, यू कांट अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ड्रिवन बाय नागपुर लिटरेचर। अरे सुनिए ना, पर्सनल मत होइए मनोज जी। दो बातें बहुत अहम जी कमाल मनोज भाई, दो बातें बहुत अहम कहना चाहूंगा जी। बोलिए। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि एक बात यह समझ लेना चाहिए कि जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है, मोदी जी आरएसएस की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने कुछ नारे दिए थे, स्वच्छ भारत के नारे दिए थे, उन्होंने करप्शन के खिलाफ, उन्होंने जो इनेक्शन था उसके खिलाफ दिया था। आरएसएस की वजह से नहीं आए हैं, ये इनकी बड़ी गलतफहमी है। अगर ये आरएसएस की वजह से आते तो अब फिर दोबारा इलेक्शन ये बाकायदा आरएसएस के नाम पर लड़कर दिखलाए। नंबर एक। नंबर दो बात ये है जो इनका जो कमिटमेंट था ना, उस कमिटमेंट के हिसाब से बात करें। नंबर दो बात ये है कि हमारे
बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने बहुत अच्छी बात आज कह दी है और ये ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए। इन्होंने ये कहा कि सब ऑर्गेनाइजेशंस एक हैं, जितनी फैमिली है सब एक हैं, नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये बात अब एक आदमी इतनी जहरीली बात करता है फिर ये फौरन कहते हैं हमने थोड़ी कही है बात। जो वीएचपी वाले कुछ बात कह देंगे सख्त, हमने थोड़ी कही है बात, हम हर एक उसका जवाब उससे पूछिए। कमाल फारूकी वालों की बात करो, नहीं उनका हमसे क्यों पूछे? ठीक है, अरे भाई आप एक मर्तबा ये कह दीजिए कि जो भी है बाकायदा प्लान के तहत हमने डिफरेंट लोग अपने खड़े कर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, लास्ट 30 सेकेंड। 3 लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, 2 लोग हैं जो पक्ष में हैं, संघ और बीजेपी के। सुधांशु जी जवाब दीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। देखिए, बिल्कुल एक सही बात कही गई कि संविधान के दायरे में काम करें, यही मैं भी कहता हूं। आपने संविधान के तहत 3 बार प्रतिबंध लगाया और तीनों बार आप कोर्ट में हारे। संविधान का सम्मान करिए, संघ पे आरोप लगाना बंद करिए। उसी संविधान के तहत चुनाव लड़े और हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार में 48 में आपने प्रतिबंध लगाया, आप हारे। 75 में आप हारे, 92 में आप हारे। महात्मा गांधी की हत्या से लेकर विवादित ढांचे तक आप आरोप लगा के हार गए। डिबेट का सम्मान करिए। अखिलेश जी, मुझे डिबेट में यहाँ खत्म करना पड़ेगा। अखिलेश जी, मैं माफी चाहता हूँ, डिबेट नंबर 2 में भी आपसे मुलाकात करनी है, वो विषय भी जरूरी है। इस विषय पर अभी मैं इजाजत लूंगा, लेकिन हमारे 3 मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे, सुधांशु त्रिवेदी, कमाल फारूकी, अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि डिबेट नंबर 2 में वो हमारे साथ हैं। इसके जवाब आए हैं। क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है? हमारा ये सवाल था। हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं और 60% लोग कहते हैं कि हाँ, रिमोट कंट्रोल संघ के पास है। 40% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। और यही सवाल रेड एफएम के दर्शकों के जरिए भी हमने पूछा। आइए सुनते हैं लखनऊ की जनता क्या कहती है। यही सवाल जब लखनऊ की जनता से पूछा तो हमारे एक लिसनर शोभित जी फ्रॉम जानकीपुरम, उनका कहना है कि देखिए, विपक्ष मतलब विरोध, चाहे कोई सरकार हो, विरोध तो करना है ही, हर बात पर विरोध करना है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी ऐड ऑन करा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट संघ से इन्फ्लुएंस जरूर है। तो रिमोट कंट्रोल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कनेक्शन, हल्का सा कुछ ऊर्जा मिलती जरूर है।